प्यारे विद्यार्थियों, @UNIT+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। हमने इसकी क्या करी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, बोले तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ लिया। आज हम लोग देखेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण, यह अगर आपकी बुक में हो सकता है लिखा होगा कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो आज जो टर्म हम लोगों को पढ़ना है वो टर्म है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे पास धातुएं कितने प्रकार की होंगी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी धातु कितने प्रकार की होगी। अभी तक बताया गया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। अब बताया जा रहा है धातु। हाँ, धातुएं भी कुछ प्रकार की होती हैं। कैसे होती हैं जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, अगली क्या हो जाएगी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और क्या हो जाएगा, उच्च अभिक्रियाशील धातु। ये 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु। अब अलग अलग प्रकार की धातु का निष्कर्षण भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार से होगा। एक चीज और लगे हाथों में रखिएगा, अगर हो सकता है किसी दूसरे पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ रहे हो तो इन धातुओं का अलग नामनक्लेचर किया गया है। कैसे किया गया है, उच्च अक्रियाशील धातु को लिखा गया है सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु, ऊपर आने वाली धातु। इसको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातु, मध्य में आने वाली धातु। अब इसको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, आने वाली धातु। ठीक, तो इस प्रकार से धातुओं का वर्गीकरण होता है। धातुएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। वर्गीकरण किस बेस पे किया जाता है, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर, अपक्रियाशीलता के आधार पर, या उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। अब जैसे कि धातुओं को हम लोग उनकी क्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी में रखते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, हमने आप लोगों को बताया था, इसको याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, ऐसे हमने लिखा था, लाइक, बसर, काना, मगल, माँ, जान, कर, फेंको, निशाने पर, बाटे। इसके बाद में ये नीचे ही आएगा, हाइड्रोजन, क्यू, आई, मरकरी, पिटायो, पर, कल, एफ। ये जो आई, बी, आर, सी, एल, एफ है, ये धातु नहीं है, नॉन मेटल है। ठीक है, इनको हम हटा भी सकते हैं। कौन कौन, ये और ये वाला। बट इनको याद करने के लिए बीच बीच में लिख दिया जाता है ताकि याद करने का टर्म मेरा बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लाइक, बसर, काना, ठीक है, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये हो गया धातुओं का प्रकार। अब हम लोग चलते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए जो पहला टर्म आता है उसको कहते हैं खनिज। उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब खनिज की परिभाषा क्या होगी, तो खनिज की परिभाषा होगी, धातुएं पृथ्वी की सतह पर या भूपर्पटी पर जिस रूप में पाई जाती हैं उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, धातुएं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की
सतह पर जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस रूप में पाई जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक, ये हो गया कि उसे खनिज कहते हैं। अब जो खनिज होता है इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां भी मिली होती हैं। अशुद्धियों को क्या कहते हैं अभी हम लोग आगे सीखेंगे। प्रत्येक खनिज से समुचित मात्रा में धातु को निष्कर्षित भी नहीं किया जाता है। तो खनिज का ही एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं अयस्क। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खनिज का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या होता है? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक एवं कम लागत में किया जा सके। कम लागत में किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, कम लागत में किया जा सके तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ये हो गया खनिज, ये हो गया अयस्क, दोनों एक ही चीज है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, या पूछ लिया जाता है क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो याद रखिएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क नहीं होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सभी खनिज क्या होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं, बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर कि खनिजों में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं या अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, एक्चुअली जब इनका निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें धूल के कण, मिट्टी के कण, ये सब सारे कण बने रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? अयस्कों का समृद्धिकरण। लिखा क्या हुआ है? अयस्कों का समृद्धिकरण। समृद्धिकरण को शुद्धिकरण से आप लोग समझिए। क्या समझिए? शुद्धिकरण। समृद्धिकरण को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मीन्स इसमें जो इम्प्योरिटीज है यानी अशुद्धियां हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में क्या क्या पाया जाता है भाई? मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, तो अयस्कों में जो अशुद्धियां होती हैं इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम हटाएंगे नहीं तो हमारी लागत भी ज़्यादा लगेगी, और लागत ज़्यादा लगने के बावजूद भी हमें पर्याप्त मात्रा में धातुएं नहीं मिल पाएगी। पर्याप्त मात्रा में धातु नहीं मिल पाएगी। तो अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वह अयस्क एवं गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। किस गुणधर्म पर आधारित होंगी? भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म पर। यानी कि जिस भी धातु का हम लोग निष्कर्षण कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर या फिर केमिकल प्रॉपर्टी पर आधारित होगा क्या चीज, कि जो धातु है उससे हम कैसे हटाएंगे, अशुद्धियों को कैसे हटाएंगे। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है, अलग अलग तकनीकी अपनाई जाती है। अब आज के समय में सिलेबस शार्ट कर दिया गया, नहीं तो इनके लिए भी अब इसमें क्या किया जाता है? अयस्कों को पहले निकाल करके उनको दलित्र में तोड़ा जाता है, पीसा जाता है। पीसने के बाद में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि मैं कुछ प्रक्रियाओं का नाम लिखे दे रहा हूँ। एक है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण
विधि। इस विधि से क्या किया जाता है, ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया, शुद्धिकरण किया जाता है जिसमें अयस्क जो हमारा हो वो थोड़ा धातु जो हो वो भारी हो, तो उनको ऐसे करके नीचे गिराया जाता है। बेल्ट लगी होती है, थोड़ा हवा भी आ रही होती है, तो केवल में होता क्या है कि जो भारी कण होते हैं वो पास में गिर जाते हैं और हल्के कण दूर गिर जाते हैं। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। इस विधि से चुंबकीय अयस्कों का, मतलब ऐसे अयस्क जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, उनका सांद्रण किया जाता है या उनका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो ऐसे पोल्स लगे होते हैं ऐसे, और ये मैग्नेटिक होते हैं। इन पर ऐसे मान के चलिए अयस्क गिराया जाता है, इस पे एक बेल्ट लगी होती है। तो ये जब आएंगे और ये मैग्नेटिक होता है, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो इसके पास में गिर जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से पृथक किया जाता है। तीसरा है फेन पलवन विधि। फेन पलवन विधि। इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का शुद्धिकरण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के साथ में करा किया जाता है कि उनको एक बड़े से ऐसे पात्र में रख करके अयस्क को पानी में मिला दिया जाता है, और पानी में मिलाने के बाद में इसमें चीड़ का तेल मिलाया जाता है। किसका तेल, चीड़ का तेल मिलाया जाता है, और तीव्र वायु प्रवाहित की जाती है। तो चीड़ के तेल के साथ में मिलके अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, और जो शुद्ध धातु होगी क्या होगी, शुद्ध धातु होगी, वो ऐसे ऐसे झाग के रूप में ऊपर आ जाएगी। झाग के रूप में कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अब इसको क्या किया कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। तो ये हो गया पृथक्करण। ठीक है, ये आप लोगों ने समझा। ध्यान दीजिएगा, गैंग किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, खनिज में जो मिट्टी के कण होते हैं, इन मिट्टी के कणों को, रेत के कणों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन विधियों से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो अशुद्धियां मिली हुई हैं, मिट्टी का कण है, रेत का, ये तो मिट्टी रेत लिखा हुआ है, और बहुत सी सारी चीजें होती हैं, उनको दूर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट है, और इस चार्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि धातुओं का सांद्रण कैसे किया जाता है। ये हमारा हो गया अयस्क, अयस्क का सांद्रण। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था समृद्धिकरण, इसी को सांद्रण भी कहते हैं, इसी को सांद्रण भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सांद्रण भी कहते हैं। चाहे शुद्धिकरण कहो चाहे सांद्रण करो, सांद्रण के लिए इन तीन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सांद्रण करने से पहले सारे अयस्क जो चट्टानों के रूप में प्राप्त होते हैं उनको पीस करके महीन बनाया जाता है, फिर उसके बाद में ये सारी विधियां अपनाई जाती हैं। अब ये हो गया अयस्क, अयस्क का सांद्रण हो गया। हमने अभी आपको बताया है कि ये धातुएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। उच्च अपक्रियाशील धातु, मध्यम अपक्रियाशील धातु और निम्न अपक्रियाशील धातु। जो उच्च अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, इनको हमें इनके अयस्क से निकालने के लिए केवल और केवल एक काम करना होता है। कौन सा काम करना होता है कि इसको हमें क्या करना है भाई, इसको हमें ध्यान से सुनिएगा, केवल इसका विद्युत अपघटन करवा देना है। क्या करवा देना है, विद्युत अपघटन करवा देना है, और विद्युत अपघटन करवा देंगे तो हमको शुद्ध धातु मिल जाएगी। ये किसके लिए है भैया, उच्च अपक्रियाशील धातु। अगर अपक्रियाशील धातु हमारी कैसी है, मध्यम है, अपक्रियाशील धातु कैसी है हमारी, मध्यम है। मध्यम होने पर हमारे पास दो प्रकार के अयस्क हो सकते हैं, एक हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, और एक क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा ये कार्बोनेट अयस्क। एक क्या हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। ये हो गया कार्बोनेट अयस्क। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास में कार्बोनेट अयस्क है तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। निस्तापन के बाद में हमको धातु का ऑक्साइड मिलेगा, और उस धातु ऑक्साइड का फिर धातु में हम लोग क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। अपचयन करने के बाद धातु का, अगर हमारे पास में जो अयस्क है वो कैसा है, सल्फाइड है, तो हमें क्या करना होगा, भर्जन करना होगा। लगे हाथों, अब यहाँ पे जो निस्तापन और भर्जन लिखा हुआ है, निस्तापन भर्जन,
देखिए वायु की सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा में जब अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, निस्तापन। अब वायु की अधिक मात्रा में जब उसको गर्म किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। अभी आगे चल करके डिटेल में इसकी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है भाई, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्न अपक्रियाशील धातु। अब निम्न अपक्रियाशील धातु में अगर हमारे पास उसका सल्फाइड अयस्क है तो उसका हम भर्जन कर देंगे। क्यों, क्योंकि सल्फाइड में हमको क्या करना होता है, भर्जन करना होता है। और भर्जन करने पर ही हमको धातु मिल जाएगी। अगर इस धातु में कुछ अशुद्धियां होंगी तो इसका परिष्करण कर लेंगे। परिष्करण मीन्स शुद्धिकरण कर लेंगे, हमें क्या हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अयस्क का जो सांद्रण है भाई, अयस्क के सांद्रण के लिए हमने आपको बताया है 3 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन फलवन विधि। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अयस्क का सांद्रण करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का, यानी कि ये निम्न अपक्रियाशील धातु है। कैसी अपक्रियाशील धातु है, निम्न अपक्रियाशील धातु है। तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है वो अनअपक्रियाशील होती है। अनअपक्रिया मीन्स कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से ही धातु हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि इनके ऑक्साइड को सिर्फ क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए सिनाबार, सिनाबार जो है वो मरकरी का एक अयस्क है, मरकरी का एक सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है, मरकरी का ये सल्फाइड अयस्क है। मरकरी का कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले ये किसमें बदलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलेगा। किसमें बदलेगा भाई, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बनेगा, यानी कि HgO में बन जाएगा। और उसको जब और अधिक गर्म किया जाएगा तो ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो मरकरी में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन के लिए देखो, ये सिनेबार यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ में गर्म किया गया, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में गर्म किया गया, तो गर्म करने पर बना क्या, गर्म करने पर ये बन गया हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये सल्फर जो था वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। अब जब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और गर्म किया गया, देखो टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो ये किस में बदल गया, मरकरी में बदल गया, जिसको पारा कहा जाता है या पारद भी कहा जाता है। मरकरी कहा जाता है या पारद कहा जाता है, ये पारा कहा जाता है। तो जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं हैं, कैसी धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली यानी जिनकी अपक्रियाशीलता निम्न है, उनको निष्कर्षण करने के लिए केवल क्या करना है कि उनके ऑक्साइड को गर्म कर देना है। और गर्म करने पर जैसे ही वायु में हम उनको गर्म करेंगे उनका ऑक्साइड बनेगा, उनके ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो हमें वो धातु प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S, ये जो है कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर का सल्फाइड है। ये क्या है, कॉपर का सल्फाइड है, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। इससे में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके अलग किया जा सकता है। अब जब इसको वायु में गर्म किया जाएगा, किस में गर्म किया जाएगा, जब इसको वायु में गर्म किया जाएगा तो इसका होगा क्या भाई, जैसे ही आप इसको वायु में गर्म करेंगे ये पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदलेगा और उसके बाद में इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब फिर से गर्म किया जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा और हमको शुद्ध तांबा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, शुद्ध तांबा हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर ये छोटा दिख रहा होगा तो जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं होती हैं इनकी अपक्रियाशीलता मध्यम होती है। मध्यम होने पर होगा क्या कि ना तो ये लोअर रेंज में है, ना हायर रेंज में है, मिडिल रेंज में है। इनके साथ में इनको जो क्या कहते हैं, इनके अयस्क से धातु को अलग करने के लिए आपको थोड़ी सी कठिनाई ये होगी कि आपको 1-2 स्टेप और करने पड़ेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अपक्रियाशीलता। किसकी, आयरन, जिंक, लेड,
कॉपर की अपक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में प्रायः ये किस रूप में पाई जाती है? सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब कि मध्यम अक्रियाशील धातुओं को अगर वो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमको मिल रही हैं, तो पहला काम हमारा ये होगा कि उनके सल्फाइड या कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे? ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। अब ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ही दो प्रोसेस अपनाई जाती है, एक का नाम है भर्जन, दूसरे का नाम है निस्तापन। आइए देखते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। यानी कि भर्जन क्या हो गया भाई? ये क्या सल्फाइड अयस्क को, किस अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को जब वायु में गर्म किया जाएगा और किधर? अधिक ताप पर, तब जब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, किस अयस्क को भाई? कार्बोनेट अयस्क को, इसको ये कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, किसमें? सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। आप लोग करिएगा क्या कि भर्जन और निस्तापन की अलग अलग परिभाषा लिख लीजिएगा, यहीं से उठा करके आपको आसानी से लिख लेनी है। भर्जन के लिए, ये जो भर्जन है इसके लिए रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और निस्तापन वाला रिएक्शन ये होगा। ध्यान ये देना है कि भर्जन में जो हमारा काम आएगा वो कौन सा अयस्क आएगा? सल्फाइड अयस्क आएगा। वो कौन सा अयस्क आएगा? सल्फाइड अयस्क आएगा। और इसमें कौन सा अयस्क आएगा? कार्बोनेट अयस्क आएगा। ये ZnCO3 कार्बोनेट, ZnS क्या हो गया? सल्फाइड अयस्क हो गया। दोनों को वायु की, ये देखो भर्जन में क्या होगा? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि वायु की सीमित मात्रा, मतलब ये वायु ना के बराबर होगा, निस्तापन होगा, वायु है ही नहीं, इसको गर्म किया जाएगा, तब भी ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है। अब जब ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा तो जिंक ऑक्साइड से हम लोग क्या करेंगे? इसका अपचयन करवा देंगे। उचित अपचायक का उपयोग करके जब अपचयन करवाएंगे तो अपचयन के फलस्वरूप हमको क्या मिल जाएगा? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग कि कार्बन जैसे कार्बन जो है ये एक अपचायक की भांति करता है। किसकी भांति कार्य करता है? अपचायक की भांति। तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में गर्म किया जाता है तो ये अपचयित होकर के किस में बदल जाता है? जिंक में। ये देखिए, इसको किसके साथ गर्म किया गया? कार्बन के साथ में, ये जिंक में। ये जो ब्रैकेट में यस, जी, ये सब लिखा होता है, देखो जो ब्रैकेट में यस लिखा होता है, यस का मतलब है कि सॉलिड। जो जी लिखा होता है, जी का मतलब होता है गैस। अगर यल लिखा होगा तो यल का मतलब क्या होगा? लिक्विड होगा। कहीं कहीं पर AQ लिखा होता है, इसका मतलब होगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये नोटेशन होते हैं, ये आपको सीख करके चलें। तो ये क्या हो गया? सक्रियता श्रेणी में मध्य वाली धातु के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं उनके साथ में क्या घटनाएं घटित होती हैं? सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होंगी उनकी अपक्रियाशीलता भी अधिक होगी। अपक्रियाशीलता भी अधिक होगी तो उनको हम लोग आसानी से सिंपल रिएक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अपक्रियाशील होती। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है।
इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा कि इनकी एक्टिविटी यानी सक्रियता ज़्यादा होती है। अगर इन्हें किसी अपचायक के साथ या किसी भी अन्य पदार्थ के साथ में गर्म किया जाएगा तो ये उसके साथ अपक्रिया करके क्या करेंगे, यौगिक बना लेंगे। तो अगर हम किसी के साथ इनकी अपक्रिया करवा दिए, ये यौगिक बन गए, तो और जटिल फॉर्म हो गया, हमें इनका शुद्ध रूप प्राप्त करना है। तो इनको शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, इनका विद्युत अपघटनी, इनका क्या किया जाएगा, विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाएगा। विद्युत अपघटनी अपचयन में हम लोग करते क्या हैं कि दो जो अशुद्ध धातु की क्षण होती है, शुद्ध धातु की क्षण होती है, दोनों को ले जा करके और एक किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत अपघट वाले पदार्थ के विलयन में डुबो करके उसमें सीधा सीधा करंट प्रवाहित करते हैं, जिससे धातुएं क्या हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड यानी धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस होती है। अब क्रिया इस प्रकार की है। वहाँ पे जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। कैथोड जो होता है वो कैसा होता है भाई, कैथोड जो होता है, ठीक है, कैथोड पर हमको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। कैथोड पर हमको सोडियम मिल जाएगा और एनोड पर हमको क्लोरीन मिल जाएगी। अब ऐसे ही मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम मिल जाएगा, कैल्शियम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, दे देंगी, दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन भी संतुलित हो जाएंगे और ये जो धातुओं में सबसे ऊपर होती हैं उनका निष्कर्षण भी हो जाएगा, उनसे हम लोग को धातु प्राप्त भी हो जाएगी। धातुओं में जो सबसे ऊपर होती हैं उनके लिए बात यह है कि इनको अगर किसी पदार्थ के साथ में, जैसे कि अभी हमने देखा मध्यम वाली अपक्रियाशील वालों को कार्बन के साथ मिला करके अपचयित किया गया था, अब इनको कार्बन के साथ मिला देंगे, ये कार्बाइड नाम का यौगिक बना देंगे। ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे, इनका ऑक्साइड बना देंगे। सल्फर के साथ मिला देंगे, सल्फाइड बना देंगे। तो इनको किसी दूसरे के साथ जब मिलाओगे, ये मोर रिएक्टिव है, तुरंत अपक्रिया कर लेंगी। ये अपक्रिया ना करें, यौगिक का ही निर्माण करें, इसके लिए क्या किया जाएगा, विद्युत अपघटनी विधि से अपचयन कराया जाएगा। ठीक, अब है धातुओं का परिष्करण। परिष्करण बोले तो शुद्धिकरण, परिष्करण बोले तो क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण, यानी कि इनको शुद्ध कैसे किया जाएगा। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इससे पहले वाली किताबों में एक हरे बांस की पोलिंग द्वारा भी किया जाता था। एक्चुअल में जो भी धातु निकाली जाती थी का सांद्रण करके उनको किसी बड़े भगोने में रख करके हरे बांस की बल्ली से हिलाया जाता था। तो हरा बांस जो होता था उसमें जितनी भी गंदगियां लगी होती थी उनको अपनी ओर अवशोषित कर लेता था, उससे बचाने, उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त होती थी। आज के समय में ये हरा बांस नहीं यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसका ये ऑपरेटस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये इसका ऑपरेटस बना हुआ है। इसमें आप सबसे पहले जान लीजिए होगा क्या, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में एक कैथोड और एक एनोड होगा। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। दोनों को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाएगा। दोनों को क्या किया जाएगा, किसी विद्युत स्रोत पर जोड़ दिया जाएगा। अब विद्युत स्रोत पर जोड़ दिया जाएगा तो ये जो हमारा एनोड है, जो क्या है, एनोड, इसमें जो भी सॉल्यूशन, जो भी जिसको हमें शुद्ध करना है उसकी छड़ बनाते हैं। ये ऑलरेडी शुद्ध धातु की होती है, तो ये विघटित होकर के इसके आयन जाकर के इस पे लगते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जो भी गंदगी होती है वो यहाँ पर, ये देखिए, इस रूप में आकर के एनोड पंक्ति इसे कहते हैं, आकर के इकट्ठी हो जाती है कीचड़ के रूप में और हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, इसमें अगर डिफिनीशन आपको लिखनी है लैंग्वेज, तो क्या लिखेंगे भाई, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को, यानी कि जिस धातु को शुद्ध करना है उसको कहाँ लगाएंगे, एनोड पर लगाएंगे। एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट से धारा प्रवाहित की जाती है।
तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। इसमें होगा क्या कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, ये वाली जो छड़ है इसमें जो धातु की शुद्ध मात्रा होगी वो इस विलयन में घुलने का प्रयास करेगी। तो जैसे ही विलयन में घुलेगी, चूंकि विलयन इसी धातु के लवण का होता है, तो इस धातु में आयनों की संख्या फिक्स होनी चाहिए। अब जैसे ही घुलेगा तो यहाँ से कापर के आयन, यहाँ से कापर के जो आयन होंगे वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके इस पर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इस पर आ जाएंगे। अब इस पर क्योंकि ये कैथोड है, इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर किसमें? धातु में, यानी कापर धातु में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जितनी मात्रा ये इस विलयन में घुलेगी इस धातु की, उतना ही मात्रा यहाँ पे आकर के चिपकती हुई चली जाएगी। ये जो पतली हुई कैथोड हम लेंगे आफ्टर विद्युत अपघटन, हमें ये पतली हुई कैथोड क्या हो जाएगी? मोटी मिल जाएगी। अब इसमें जो अशुद्धियां घुलने लायक होंगी वो घुल जाएंगी और जो नहीं घुलने लायक होंगी वो यहाँ पे आकर के निक्षेपित हो जाएंगी। यही है आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण या विद्युत अपघटनी शोधन भी इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग। भाई सबकी परिभाषा मैं बता चुका हूँ, सबकी परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आपको इसकी परिभाषा, खनिज की परिभाषा भी बताए हैं, अयस्क की बताए हैं, गैंग की भी बताए हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो ये हम दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। खनिज और अयस्क हमने अपने हाथों से लिखवाया है। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था का मतलब ये होगा कि ये फ्री होती है, ना ये अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, ना बॉक्साइड के रूप में पाई जाती है, ना सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, ना कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो इसमें पहली धातु है सोना। पहली धातु क्या है? सोना, जिसको हम लोग कहते हैं धातु, सॉरी धातु नहीं, गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं, GOLD। और जो दूसरी धातु है, सोने का अपोजिट क्या होता है? तो सोने का अपोजिट होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। इसको क्या कहते हैं? चांदी। ये प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आप लोगों ने साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज में देखा होगा, छोटे शार्ट जो वीडियो होते हैं रील्स टाइप के, कि वो लोग ऐसे पीली पीली मिट्टी टाइप का कुछ होता है, उसको ले जाते हैं पानी में, ऐसे ऐसे धुलते हैं। धुलने के बाद में इतना बड़ा लेंगे तो थोड़ा बहुत इतने अमाउंट में उनको मिल जाता है। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसको खोद करके डायरेक्ट ये शुद्ध ही होता है, इसमें किसी भी प्रकार की ऑक्साइड, सल्फाइड, बॉक्साइड या कार्बोनेट की अशुद्धि नहीं लगी होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अब चलिए भाई, अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है, आपने अच्छे ढंग से क्या किया है? पढ़ा है, तो ये देखिए, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं? उचित अपचायक का उपयोग करके उस धातु का अपचयन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपचयन। रासायनिक प्रक्रम का नाम क्या होगा? अपचयन। कैसे किया जाता है? उचित अपचायक का उपयोग करके। उचित अपचायक का उपयोग करके उसका क्या कर दिया जाता है? अपचयन कर दिया जाता है। और धातु ऑक्साइड का जब हम लोग अपचयन कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है? शुद्ध धातु मिल जाती है। क्या मिल जाती है? शुद्ध धातु मिल जाती है। अब देखिए, इसके बाद में एक टर्म आएगा संक्षारण। तो संक्षारण हम आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इसका रीजन ये है कि चैप्टर 1 में सबसे लास्ट पॉइंट विकृत गंधिता, तो जस्ट एक स्टेप पहले आप लोगों ने संक्षारण पढ़ रखा है। पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? संक्षारण में होता क्या है कि जब धातुओं को, संक्षारण की अगर मैं बात करूं, एक लाइन में सुन लीजिए कि जब धातुओं को क्या किया जाएगा? नमी युक्त, नमी युक्त या आर्द्र वातावरण में छोड़ दिया जाता है।
तो नमी युक्त या आर्द्र वातावरण में ये जो धातुएं होती हैं यह क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं और जिससे धातुओं का क्षरण होने लगता है। लोहे मूर्छा लागे लागत है, लोहे में का लागे लागत है, मूर्छा लागे लागत है। तो जब धातु का क्षरण होने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं पर अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यश लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अब गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। तो ये हो गया संक्षारण से उपाय। अब याद रखिएगा, इसको याद करके जाइएगा। है केवल ये 2 लाइन, लेकिन 100% गारंटी है कि आपके ये पेपर में आएगा जरूर। ये टॉपिक आपके पेपर में 100% आएगा जरूर। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित बनाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन। यशद लेपन को अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये लोहे की छड़ है, तो इसको कहीं भी छोड़ा जाएगा तो इस पर मूर्छा जरूर लग जाएगा। अब इस पर मूर्छा न लगने पाए इसलिए इसको क्या किया जाएगा, जिंक के सलूशन में, यानी जिंक के सलूशन में डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाएगी। तो जिंक की पतली परत इसके ऊपर क्या होगी, चढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में धातुओं के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की एक अच्छी प्रक्रिया क्या है, मिश्र तमन है। मिश्र तमन, इसका मतलब जान लीजिएगा ये कि मिश्र धातु, क्या जान लीजिएगा, मिश्र धातु अगर धातुएं संक्षारित हो रही हैं तो उनको बचाने का उपाय है कि हम उनको मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर दें। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा जो है सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, परंतु आपको जान करके हैरानी होगी कि जो शुद्ध लोहा होता है, 100% जो प्योर लोहा होता है वो चांदी की तरह चमकीला होता है और साथ में मुलायम इतना होता है कि आप उसको ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींचा जा सकता है। ठीक, लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा कार्बन, थोड़ा सा मतलब कितना, ये 0.05% मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। यानी जो आपके घरों पर सरिया या लोहे का टुकड़ा या लोहे की जाली या खिड़की का स्टैंड कुछ भी बनाया जाता है वो 100% प्योर लोहा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या मिला होता है, कार्बन मिला होता है, तभी उसमें मजबूती आती है। ठीक, तो ये कठोर तथा प्रबल हो जाता है। अच्छा, लोहे के साथ में घरों पे हम लोगों के जो बर्तन यूज होते हैं चांदी की तरह चमकते हैं वो क्या होते हैं, स्टील के होते हैं। स्टील को कैसे बनाया जाता है, लोहे के साथ में, ध्यान दीजिएगा, लोहे के साथ में निकेल एवं क्रोमियम को मिलाने पर क्या बन जाता है, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। अब ये स्टील ऐसा होता है, ठंडी गर्मी बरसात कहीं भी इसको फेंक दो, इसमें कभी भी जंग नहीं लग सकता, इसमें कभी भी मूर्छा नहीं लग सकता, और कठोर भी होता है। कैसा होता है, कठोर भी होता है। तो अगर कोई धातु हमारे पास में है और वो वातावरण में संक्षारित हो रही है तो उसको बचाने का एक सुगमता पूर्वक उपाय क्या है कि उसको किस में बदल दिया जाए, मिश्र धातु में बदल दिया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा ही कि लोहे का हम लोग कितना उपयोग करते हैं, शुद्ध लोहा का उपयोग करेंगे तो कमजोर हो जाएगा, छतवत में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसमें लचीलापन आ जाएगा, इसीलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, 0.05%। ये तो एक नॉर्मल मात्रा लिखी हुई है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिला देते हैं। जितने ज़्यादा मिलाओगे, मतलब एक लिमिट भर का होना चाहिए, तो लोहे में मजबूती भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अभी इस चैप्टर का MCQ सीरीज जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ताकि इस चैप्टर से जो भी 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं MCQ में वो भी आप लोगों का तैयार हो पाए।